इन द 12th चैप्टर प्रत्यक्ष प्रमाण माने डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति क्या है? प्रति प्लस अक्ष, सामने, आंखें। आंखों के सामने मतलब जो देखा जाए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। करते हैं आंखों के सामने होता है, जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। बट एक्चुअल में इसका जो मतलब है उसमें सिर्फ आंखें नहीं, जितनी हमारी इंद्रियां सब आ रही हैं। अक्ष शब्द से केवल आंखें या अर्थ ना ग्रहण कर अन्य इंद्रियों को भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण के? आत्म इंद्रियों अर्थानाम सन्निकर्ष प्रवृत्ते वाक्य तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ मतलब मन के जो विषय के सन्निकर्ष या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्पक्षण प्राप्त होता है, मतलब इंस्टेंटली प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। चक्रपाणी का अर्थ क्या है? इसके ये सन्निकर्ष के 6 प्रकार होते हैं: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है उसको बताया गया है कि आत्मा का मन से संयोग होता है, मन का ज्ञान इंद्रियों से होता है। अब ज्ञान इंद्रियों का अपने अपने अर्थ से वो होता है संयोग, और उस अर्थ का अपने ऑब्जेक्ट से। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से मिला के हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। व्यक्ता शब्द से व्याभिचरणी अर्थात मिश्रित ज्ञान वाली अयथार्थ बुद्धि के संशय का निराकरण किया जाता है। क्या है ये? इसका का मतलब हो गया जो हमें डायरेक्ट ज्ञान हुआ है। ठीक है, मतलब वो ढंग से दिख रहा है, अर्थात मिश्रित ज्ञान वाली अयथार्थ बुद्धि के संशय का निराकरण किया है। ठीक है, तदात्म्य मतलब अर्थात उसी क्षण। इस शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाले अनुमान ज्ञान और स्मृति ज्ञान को पृथक किया है, कि जो हमें ये देखने से, इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से, वो जो हमें डायरेक्ट ज्ञान हुआ है, अनुमान लगाया कि हाँ ऐसा होगा। इसके बाद कहाँ गया श्लोक? या बुद्धि, अब यहाँ पे बुद्धि से प्रोसेस हुआ, फिर प्रत्यक्ष आ पाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया गया सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु इनमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। मन का आत्मा से संयोग होता है, किंतु इंद्रिय और विषयों का संयोग नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। चक्रपाणी का मत है, बट वी माइट डिफर ऑन दैट, कि जो सुख या दुख है वो भी तो हम अपनी इंद्रियों से परसीव करेंगे कि वाई एम आई हैप्पी राइट नाउ। के डिबेटेबल। इंद्रियों का उनके अर्थ से सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तर्क संग्रह की डेफिनेशन है, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है। डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इन डायरेक्ट परसेप्शन वी कैन परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट द यूज ऑफ मेमोरी। अब प्रत्यक्ष के भेद क्या क्या हैं? 2 भेद मुख्य है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प को अगर हम देखें, वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल ये प्रतीत होता है कि वह वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, या फिर निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें बस पता चला है whether something exists or not, we do not exactly know the specifics of that thing। जैसे हमें दूर से कुछ दिख गया कि हाँ कुछ तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है वी डोंट नो। वो भी प्रत्यक्ष तो हुआ है, बट वो निर्विकल्प है, उसमें हमें उसके विकल्प के बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु के केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ हमें कोई पेशेंट भी दिखता है, बस ये पता चल रहा है कि यहाँ बुखार है, 1 2 और सिम्टम्स है, वी नो समथिंग इज रॉन्ग, बट एग्जैक्टली अभी डायग्नोसिस नहीं निकला है, तो वो निर्विकल्प
प्रत्यक्ष है एक तरीके से। यहाँ इन्होंने फंगाई का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हेजी इमेज से देखें तो हमें ये तो पता चल जाता है कि हाँ फंगल लाइफ है, बट उसके बारे में ढंग से नहीं पता हुआ। रफ पिक्चर ऑफ फंगल गिवन क्लियर, ठीक है, उसके लिए हमें क्लियर पिक्चर चाहिए। ठीक है, अब सविकल्प प्रत्यक्ष में वो हमें मिलेगी। जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इथोडियम, ये क्या ये डीथो आयम, ये लकड़ी का हाथ है। ब्रह्मो, ये क्या है, मिल गया बेसिकली कि हाँ कोई चीज़ क्या है, कि ये ब्राह्मण है, ये श्याम है। ठीक है, सविकल्प प्रत्यक्ष के वेद लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक के बारे में क्या बताया, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके पुनः दो भेद है। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष मतलब जो बाहर की इंद्रियों से हो रहा था, इंद्रिय प्रत्यक्ष। बाह्य इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। श्रावण प्रत्यक्ष मतलब ऑडिटरी परसेप्शन, जो कान से आया। कर्ण इंद्रियों द्वारा प्राप्त शब्द का ज्ञान श्रावण प्रत्यक्ष होता है। त्वचा प्रत्यक्ष मतलब जो स्पर्श से आया। ये बाकी भी 4 एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा भेद अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष मतलब मानस प्रत्यक्ष, जो हमें सिर्फ दिमाग दिमाग में आया। इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन द्वारा ग्रह होने से ये एक ही प्रकार का है। इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, अब अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष है। इसके पुनः 3 भेद है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, एक विषय के प्रत्यक्ष देखकर उस विषय के संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्ष देखे ज्ञान सामान्य लक्षणों प्रत्याशित कहलाता है। इसमें हमने जैसे मान लो एक गाय को देखा तो हमें समझ आ गया कि हाँ इसके ये फीचर्स हैं। अब हम दूसरी गाय को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ कि हाँ इसके भी सेम ही होंगे। ठीक है, एक गाय को प्रत्यक्ष देखकर अन्य गायों को बिना देखे ही ज्ञान करना। चावल के एक दाने के स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावलों के पके होने का ज्ञान करना। यहाँ पे हमने एक बस पर्टिकुलर सेट ले लिया, उसको देख के हमने बाकी पूरे का भी ज्ञान कर लिया। आरबीसी टेस्ट में भी यही होता है। हम एक छोटे से सैंपल को लेते हैं कि हाँ इतनी सी वाइल में जो हीमोग्लोबिन आया पूरे खून का भी वही है। यही वाला एग्जाम्पल है। ज्ञान लक्षण प्रत्याशित, एक ज्ञान इंद्रियों का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञान इंद्रियों का बिना प्रत्यक्ष संबंध हुए भी उस विषय का ज्ञान होना लक्षण, ये लक्षण प्रत्याशित कहलाता है। बर्फ के टुकड़े को देखकर उसको स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का ज्ञान होना। यहाँ चक्षु इंद्रियों का अपने विषय बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु स्पर्श इंद्रिय का नहीं है। हमें फिर भी पता चल गया कि हाँ इसका टेम्परेचर भी कैसा होगा। हमने केवल आंखों से देखा, बट वी प्रिसीव्ड वट वी वुड हैव फ्रॉम द स्किन, कि हाँ ये ठंडा होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाय सीइंग द रेडनेस ऑफ अ स्पेलिंग वी कैन इमेजिन दैट इट्स रेज टेम्परेचर विदाउट टचिंग द स्वेल्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने सिर्फ उसका रूप देखा और हमें उसके स्पर्श का भी ज्ञान होगा। ठीक है, अब योगज प्रत्यक्ष, योगाभ्यास से प्राप्त ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जो मेडिटेशन करके ध्यान लगाते हैं जो ऋषि मुनि, उसमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसके बारे में वर्णन किया गया। उदाहरण भूतकाल भविष्यकाल का ज्ञान। इसमें पुनः 2 भेद हैं, युक्त और युंजान। युक्त मतलब योगी पुरुष को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त कहते हैं। युंजान ये चिंता पारक है। ध्यान की सहायता या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी फिर से स्पिरिचुअल बातें आ गई यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड,
प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, मतलब प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसको मिलने में जो हमें बाधाएं आ रही हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी विषयों का ज्ञान नहीं होता। यहाँ इंद्रियां एवं उनके अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए भी कुछ बाधक कारणों से या तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है या फिर हुआ तो दोषपूर्ण होता है, मतलब ढंग से नहीं होता है। आचार्य चरक ने निम्नलिखित बाधक कारण बताए हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये? यहीं से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये इतने सारे वो दिए हुए हैं, इनको हम ढंग से समझ लेते हैं। अति सन्निकर्षात मतलब टू क्लोज। ये दोष केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष में उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु विशेष नेत्र के अत्यंत समीप होती है तो वह दिखाई नहीं देती। किसी पुस्तक को नेत्र के अत्यंत समीप लाया जाए तो अक्षर नहीं दिखता। क्या अंडरस्टैंडेबल, अगर कोई चीज़ आपके मुंह पे एकदम चिपकाई दी जाए तो वो सन्निकर्ष होने के बावजूद भी समझ नहीं आ पाती। अब अति विप विप्रक्ष विप्रक्षार्थ, मतलब कोई चीज़ बहुत दूर है तो उसका भी समझ नहीं आएगा, उसमें भी सन्निकर्ष तो हो रहा है। आवरणात् माने कवर्ड है, उसके ऊपर कोई चीज़ आई हुई है, बीच में आ रही है, ढके हुए पर भी दिखाई नहीं देती। शरीर अव्यय शरीर से में प्रत्यक्ष उपस्थित होने पर भी त्वचा का आवरण होने से वो दिखाई नहीं देते। ठीक है। कारण दौर्बल्य, यदि इंद्रियां ही दुर्बल हो तो प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लो कोई किसी की आईसाइट बहुत वीक है तो उसे सन्निकर्ष तो हो रहा है लेकिन फिर भी उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो ये भी प्रत्यक्ष में बाधक है। मनोनवस्थान उत्पन्न, मतलब किसी का मन नहीं लगा हुआ है किस चीज़ में, फिर भी सन्निकर्ष होने के बावजूद हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। मन यदि एक जगह ना हो तो उसके इंद्रियों के साथ संयोग ना हो पाता और परिणामत प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। वो कहते हैं ना कभी कभी टीचर लोग भी कि यू आर मेंट ये फिजिकली प्रेजेंट हेयर बट नॉट मेंटली। तो आप क्लास में होते हो, आपके कानों ने वो रिसीव की होती है ऑडियो, लेकिन फिर भी यू आर नॉट एबल टू टेल व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो वहाँ पे ज्ञान नहीं हुआ है, सन्निकर्ष हुआ है सिर्फ। तो मन की उपस्थिति से भी प्रत्यक्ष का बाध हो सकता है। पढ़ते समय यदि मन किसी अन्य स्थान में लगा हो तो पढ़ा हुआ पाठ का ज्ञान नहीं हो पाता। समान विवादित, यदि एक जैसे कई वस्तुएं साथ हों उनके अलग अलग नहीं जाना जा सकता। छाता लेकर चल रहे समूह में यदि कोई व्यक्ति बिना छाता लिए जा रहा हो तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल हम किसी और चीज़ से ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे सेब एक साथ पड़े हैं, आपको ये बताना है कि ये सेब ठीक है कि नहीं। ऊपर ऊपर वाले देखोगे कि हाँ बहुत सारे तो ठीक है, तो बोले हाँ ये सारे ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे होने के कारण आप एक एक चीज़ का ज्ञान नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो हो सकता है। अभिभावात, अभिभाव अर्थात पराभाव, किसी एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु का दब जाना। जैसे सूर्य प्रकाश में तारों का ज्ञान ना होना। से मान लो आपको कोई बहुत धीरे से बुला रहा है बट देयर इज अ लाउड म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, तो आपको एक बड़े कारण के होने की वजह से छोटा वाला नहीं समझ आ पा रहा है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अति सूक्ष्मात, मतलब कोई चीज़ बहुत छोटी हो या फिर बहुत लाइट हो। जैसे बहुत कोई धीरे से बोल रहा है तो समझ में भी नहीं आता। विषय अति सूक्ष्म होने पर भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। जैसे वायु के साथ बहने वाली धूल कण दिखाई नहीं देते। ठीक है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य है कि विभिन्न यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। जैसे नेत्र की दुर्बलता में चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग, कान की दुर्बलता में हेयरिंग एड्स, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार ही है। यहाँ पे भी हमें ज्ञान तो डायरेक्ट ही हो रहा है बट वी आर एक्सटेंडिंग आवर इंद्रियाज। चश्मों के थ्रू हम अपनी ये आंखों को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू वी आर एबल टू सी व्हाट वी कुडंट सी विद द नेकेड आई। ठीक है। अब प्रत्यक्ष की उपयोगिता। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ प्रत्यक्ष इन फिजियोलॉजिकल, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक एंड रिसर्च। प्रत्यक्ष परीक्षा में सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा की जा सकती है। रस ज्ञान से भी वैसे की जा सकती है टेक्निकली, टेस्ट जैसे कोरोना में आना बंद हो जाता है
तो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। श्रोत द्वारा परीक्षय विषय, आंतों में आवाज, संधि और उंगली पर्वों का फटना, स्वर भेद इत्यादि। जो भी हम जैसे मान लो स्टेथोस्कोप से रिसीव कर पा रहे हैं, या फिर हम देखते हैं ना कुछ लोगों की हड्डियां चटकती हैं, ये भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा, चक्षु चक्षु द्वारा आंखों से देखकर कलर, साइज वगैरह वगैरह का ज्ञान। ग्रांड मतलब कुछ लोगों से गंदी स्मेल आती है, दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर प्रत्यक्ष। स्पर्श द्वारा प्राकृत या विकृत स्पर्श, टेक्सचर देख के कि हाँ स्किन ड्राई हो रही है और वट्स नॉट। त्रिविध रोग परीक्षा में भी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न प्रत्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में भी प्रत्यक्ष का उपयोग होता है। किसी भी व्याधि में लक्षणों का प्रत्यक्ष देखकर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। औषधियाँ कल्पनाओं का परीक्षण द्वारा किसी स्तर पर प्रत्यक्ष प्रमाण से किया जाता है। जैसे स्नेहपाक का लक्षण है कि जब तेल में फैन या झाग आने लगे और घी में झाग आकर शांत हो जाए तो समझना चाहिए कि स्नेहपाक हो गया हो। यहाँ झाग को देखकर या ना देखकर प्रत्यक्ष पर निर्बंध किया जाता है। अब प्रत्यक्ष का रिसर्च में क्या यूज़ है, वो जितना भी हम ज्ञान लेते हैं वो सारा डायरेक्ट परसेप्शन के द्वारा ही आता है, तो रिसर्च में भी हो गई। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिपेंड ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा via observation, interviewing or questionnaire mainly depend on direct observation. After building hypothesis by using Aptupdesh, now it is duty of researchers to collect data by using Pratyaksh Praman, which is the most reliable source of knowledge. Other sources of data collection are experiments, surveys and records. Out of these, experiments are to some extent, survey depend on direct perception. अब इंद्रियों के बारे में आगे वर्णन है अच्छे से। इंद्रियों के लक्षण क्या हैं, आदि आदि। इंद्रियों के लक्षण क्या हैं? जो शरीर भाव, विषय ज्ञान के लिए या कर्म के लिए पुरुष की सहायता करते हैं, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। चरक संहिता में इंद्रियों को चैतन्य का चिन्ह कहा गया है, कॉन्शियसनेस का साइन इंद्रियां हैं। चरक संहिता में इंद्रियों को भौतिक, पंच भौतिक माना है कि हाँ वो हमारी फिजिकली प्रेजेंट है, बॉडी में है। और जो हमारा सांख्य दर्शन है उसमें इंद्रियों को आध्यात्मिक माना है कि वो हमारी आत्मा का लक्षण है। सभी इंद्रियों में एक एक महाभूत की अधिकता होती है। जो इंद्रिय जिस महाभूत की अधिकता से बनी है वह उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करती है। ठीक है। स्पर्श इंद्रियों को अहंकारिक, सांख्य दर्शन इंद्रियों को अहंकारिक मानता है। आचार्य सुश्रुत ने एक स्थान पर इंद्रियों को अहंकारिक माना है, परंतु अन्य स्थान पर इन्हें भौतिक माना है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दिस। इंद्रियों के भेद क्या क्या हैं? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अभ्य इंद्रिय। इंद्रियों की संख्या जो है मेनली 11 मानी गई है। ज्ञान इंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय मन और अध्यात्मक इंद्रिय मन, ये दोनों में मानी गई है और दोनों में नहीं भी मानी गई है। ज्ञान इंद्रियां हमारी 5 होती हैं, कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। और इनके विषय भी 5 होते हैं, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसका एक इंद्रिय पंचक वाला टेबल है, यहाँ पे कहाँ गया वो, होना चाहिए। आइए नीचे, वी विल फर्दर रीड दैट। कर्म इंद्रियां, जिन इंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्म इंद्रियां कहते हैं। इसमें भी 5 हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। वाक मतलब जो हम बोलते हैं, वाणी। हाथ मतलब जिससे हम कुछ कर्म करते हैं, पाणी। पद मतलब जिससे हम चल पा रहे हैं, पैर। पायु मतलब जिससे हम पास कर पा रहे हैं कुछ अपनी बॉडी से बाहर, वो गूदा। और उपस्थ मतलब मूत्र इंद्रिया, जिससे वी परसीव सेक्सुअल नॉलेज और व्हाट नॉट। पैर चलने का कार्य करते हैं, पायु और उपस्थ का कार्य मलमूत्र का त्याग है। हाँ ठीक है, पायु और उपस्थ का वही है, मलमूत्र का। हाथ का कार्य ग्रहण और धारण करना है, जीवा वाक इंद्रिय है। ठीक है, हमने बता दिया यहाँ पे, ये उस जीभ से बोल सकते हैं। उभय इंद्रिय, जिस तरह मन ज्ञान इंद्रियों का प्रवर्तक है उसी तरह कर्म इंद्रियों का भी प्रवर्तक है।
अतः मन ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों हैं, इसलिए मन को अभ्युंद्रिय कहा जाता है। इसलिए दोनों में काउंट हो रहा है ये। मन ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है, अभि इंद्रिय भी है और अतीन्द्रिय भी। प्रत्येक इंद्रिय केवल अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती है तथा बाह्य विषयों तक ही सीमित है, परंतु मन इन सब इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है, करते हुए अंतर्गत विषयों की अणीभूत भी कराता है, अतः मन को अतीन्द्रिय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस उनका इंग्लिश में बताया हुआ है। पंचक, ठीक है। अभी हर जो इंद्रिय होती है उसके पांच पांच एस्पेक्ट होते हैं। चरक संहिता की सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में इंद्रिय पंचक का वर्णन है। पांच इंद्रियों के द्रव्य, पांच इंद्रियों के अधिष्ठान, पांच इंद्रियों के अर्थ और पांच इंद्रियों की बुद्धि पंचक कहा गया है। ठीक है, पांच इंद्रियां कौन कौन सी हमारी? चक्षु, आंखें, श्रोत माने ये कान, नहीं, कान, घ्राण माने नाक, रसन माने ये जीभ हो गई हमारी, और स्पर्श इंद्रिय हमारी वो हो गई स्किन। ठीक है, अब इनके पांच द्रव्य कौन कौन से हैं? ख माने खाली जगह, ये हमारे कान की हो गई। वायु, ये हमारे स्पर्श की हो गई। ज्योति, ये आँखों की हो गई, जैसे आँखों की रोशनी बोलते हैं ना जैसे। अप, ये जल हो गया, ये हमारा रसन इंद्रिय का हो गया। और भू, पृथ्वी, ये हमारी गंध की हो गई। ठीक है, पांच इंद्रियों के पांच द्रव्य हैं। अब इनके पांच अधिष्ठान ये रहते कहाँ कहाँ पे? आँखों में चक्षु इंद्रिय रहती है, कान में श्रोत इंद्रिय, दो नाक के छेद इसमें घ्राण, जीवा में रसन और त्वक में स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, अब इसके पांच अर्थ भी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इनकी पांच पांच बुद्धि भी है, ये यहाँ पे देख लेते हैं हम। श्रोत, ये हमारे कान हो गए, इसका इंद्रिय द्रव्य क्या है? आकाश। इसका अधिष्ठान कहाँ पे है? कर्ण, कान में। इसका अर्थ क्या है? शब्द, साउंड माने। इसकी बुद्धि कौन सी है? श्रोत बुद्धि। ऐसी है बाकी चार की भी है, सेम सेम। इंद्रियों का पंच भौतिक तत्व, इनको जो आयुर्वेद ने वो फिजिकल माना है उसके बारे में यहाँ बताया गया। आयुर्वेद ने इंद्रियों को भौतिक माना है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति पंच महाभूत से मानी गई है। न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन ने भी इंद्रियों को भौतिक माना है। पंच इंद्रियां पांचों महाभूत से बनी है, फिर भी पांचों इंद्रियां कर्म से एक एक महाभूत की अधिकता से युक्त है। जिस महाभूत की प्रधानता होती है उसी से निष्पन्न इंद्रियां मानी जाती है। ठीक है, श्रोतो इंद्रियों में आकाश महाभूत की, ये हमने फिर से पढ़ लिया। ओके, जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसके नाम से वह जानी जाती है। इंद्रियों की तुल्य योनित्व, ठीक है, तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूत से आश्रित रहने वाली इंद्रियार्थों का ही ग्रहण करती हैं। एक महाभूत से उत्पन्न हुई इंद्रिय दूसरे महाभूत से उत्पन्न होने वाली इंद्रियार्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती। वही आप आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, वो अपने अपने महाभूत तक ही सीमित रहती है। ठीक है, इंद्रिय प्रापयकृत्व, इंद्रियों का अपने विषयों से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। इंद्रियों का ज्ञान इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषयों के ज्ञान कराना, ये इंद्रिय प्राप्यकृत्व कहलाता है। आई एम सॉरी, आई कुडंट प्रोनाउंस दैट। चक्षुष प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि चक्षु इंद्रिय अपने अधिष्ठान नेत्र, अक्षिगोलक से निकलकर अपने विषय तक जाती है और रूप का ज्ञान कराती है। वही है, इन सबका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उससे जाके हमें ज्ञान मिल पाता है। आँखों के अंदर हमारी ये चक्षु इंद्रिय है, उसमें हमारा महाभूत अग्नि है, उससे हमें रूप का ज्ञान होता है थ्रू चक्षु बुद्धि, तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका ही एक्सप्लेनेशन है। अब ये 6 टाइप के जो सन्निकर्ष चक्रपाणी ने बताए थे, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, इनका यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहला संयोग सन्निकर्ष।
यहाँ पे बस डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है हमारी इंद्री और एक द्रव्य के बीच। इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ, चक्षु इंद्रिय और द्रव्य का जो सन्निकर्ष है उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट ऑफ स्किन विद द सरफेस, ये हमारी एक इंद्रिय हो गई और एक द्रव्य हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ों का सन्निकर्ष है। अब यहाँ पे हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। यहाँ का एग्जाम्पल क्या है? कांटेक्ट ऑफ स्किन हमारी इंद्रिय विद द्रव्य सरफेस प्लस उसका गुण जो था हॉटनेस या कोल्डनेस। इंद्रियों का किसी ऐसी वस्तु के साथ सन्निकर्ष जिसका संयुक्त इंद्रियार्थ के साथ समवाय संबंध हो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध होता है, अतः इंद्रिय का द्रव्य के गुण के साथ भी सन्निकर्ष है। ये संयुक्त मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, समवाय मतलब जो उसके साथ समवाय संबंध में था का सन्निकर्ष। यहाँ पे तीन फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए। दूसरे शब्दों में यहाँ इंद्रियों का संयुक्त के समवाय के साथ सन्निकर्ष है। ठीक है, पिछले वाले में हमने सिर्फ द्रव्य और इंद्रिय जोड़ी थी, यहाँ पे हमारे तीन फैक्टर साथ में जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा आ रहा है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। यहाँ पे इंद्रिया, द्रव्य, द्रव्य का गुण और इसका क्लासिफिकेशन जो है उन सब का सन्निकर्ष है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्टैक्टनेस, कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद जनरलिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सर। ओके, ये बेकार एग्जांपल है ये। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, से मान लो हमने सबसे पहले वाले में हमने एक सरफेस छुई बस। ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ कुछ है, मान लो एक घड़ा है, तो हमने उससे कांटेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे छू के पता चला कि वो घड़ा है और वो घड़ा गीला है, तो उसमें द्रव्य आ गया, इंद्रिय आ गई और उसका एक गुण आ गया गीलापन। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा एक गुच्ची के घड़े के साथ संबंध हो रहा है। यहाँ पे उसकी जाति भी आ गई। वी वेंट मोर स्पेसिफिक इनटू इट, वो लाल रंग का है ये मान लो, तो यहाँ पे एक और चीज़ का संयोग हो गया। इंद्रियों का किसी ऐसी वस्तु की जाति के साथ सन्निकर्ष जो किसी वस्तु के साथ संवेद हो, माने उसमें गुण भी आ गया उसका कि गीला है वो, जिसका पुनः संयुक्त मतलब द्रव्य के साथ समवाय संबंध हो। वो गीलापन किसका एस्पेक्ट था? घड़े का। उसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। यहाँ पे तीन एक्सपेक्ट आ गए ना। संयुक्त मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट कांटेक्ट। संवेद मतलब उसके गुण के साथ। समवाय मतलब उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई जो थी उसकी जाति। सन्निकर्ष कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और यही है जो हमें इन जनरल होता है। जैसे हम कुछ भी देख पाते हैं, हाँ ठीक है ये मेरा घड़ा है, उसमें हमने उसकी जाति भी डाल दी कि हाँ ये मेरा वाला है। जाति गुण में संवेद है और उस गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध है। ठीक है, किसी चीज़ की जाति उससे जुड़ी भी रहेगी। यहाँ पे एक हो गया समवाय संबंध, और उस गुण और द्रव्य का भी एक वो समवाय संबंध है, तो दो हो गए। और एक जो हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था ये संयुक्त वाला, वो तो आ ही गया। तो यहाँ ज़्यादा एस्पेक्ट हम उसमें ले रहे हैं ये इन कंसिडरेशन। अब समवाय सन्निकर्ष, यहाँ पे ये शब्द का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जो हमारी शब्द इंद्रिय है, ये श्रोत इंद्रिय है कान, उसके अंदर भी आकाश महाभूत है। और जो शब्द हम सुनते हैं ऑडियो, उसके अंदर भी आकाश महाभूत है। अब ये तो डिफरेंस है नहीं, तो इनका तो संयोग ऑलरेडी हो रखा था। लेकिन हम उसमें सुनते क्या है? जो किसी ने शब्द बोला जिसका आकाश के साथ समवाय संबंध है, हमने सुना कहाँ से? अपनी श्रोत इंद्रिय से, जिसका भी आकाश के साथ समवाय संबंध है। अब सिर्फ समवाय का संबंध हो रहा है, तो इसलिए ये समवाय सन्निकर्ष कहलाता है, क्योंकि आकाश तो डिफरेंट है नहीं। श्रोतो इंद्रियों का शब्द से जो सन्निकर्ष है वह समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। शब्द आकाश का विशेष गुण है और श्रोतो इंद्रियों का कर्ण विवर भी आकाश का अधिष्ठान है। अतः श्रोतो इंद्रिय का शब्द के साथ जो सन्निकर्ष है उसे संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द का आकाश से समवाय संबंध है।
ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया आकाश अलग नहीं है, तो सिर्फ समवाय समवायी का आपस में संबंध हो रहा है, अतः शब्द के ज्ञान के लिए समवायी सन्निकर्ष ही कारण है। अब संवेद समवायी सन्निकर्ष, यहाँ पे हमने देखा कि शब्द और हमारी इंद्री इन दोनों का समवायी संबंध हो गया। अब जो शब्द है स्पेसिफिक, जैसे किसी ने राम बोला, उसका शब्द के और आकाश के साथ समवायी संबंध है, अब वो हमें श्रोतो इंद्री से प्रिसीव हो गया, तो हमने एक एस्पेक्ट और जान लिया, बस एक मतलब ऐड कर लिया। यहाँ पे पर संवेद नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही माना गया है आकाश। ठीक है, श्रोतो इंद्रियों का शब्द की जाति के साथ जो सन्निकर्ष है उसे संवेद समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है। दूसरे शब्द में हम शब्द के साम्य में संवेद समवाय सन्निकर्ष को जानते हैं। अब विशेषण विशेष्य भाव, अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय से जो सन्निकर्ष होता है उससे विशेष कहते हैं। अब हमने सामान्य क्या देखा, जो इक्वल ये सिमिलर है, विशेष मतलब जो डिफरेंस है, मतलब जो नहीं है, उसका जो प्रिसीव हुआ है वो किसी चीज़ के विशेष की वजह से हुआ है, डिफरेंस की वजह से, तो वो अभाव में आ गया। ये भी प्रत्यक्ष का एक कारण है। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों का जिस सन्निकर्ष से होता है उसे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहते हैं। जमीन पर घड़े के अभाव का ज्ञान विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता है। इसमें विशेष्य है कि घड़े का अभाव जमीन पर विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे उसको और फर्दर इलैबोरेट किया गया है। चक्षु आंखें, घट मतलब घड़ा, उससे एक ये संयोग सन्निकर्ष हो गया। यहाँ पे बस चक्षु इंद्रिय और घड़े का है। घड़े का रूप मतलब उसका गुण है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, और घट और उसके रूप में समवाय सन्निकर्ष था, मतलब वो समवाय संबंध है। अब घट के रूप की रूपत्व जाति कि वो गोल आकार का, मतलब ये लाल रंग और गोल आकार का जो घड़ा है जो गुची का है, यहाँ पे हमने बहुत सारी एस्पेक्ट जोड़ दिए ना। घट का रूप के साथ संबंध था, रूप का जाति के साथ, और इन सब का आपस में संबंध। अब इसका चक्षु से संबंध हुआ है, तो वी हैव एडेड मोर एस्पेक्ट्स। अब घट का अभाव, डिफरेंस है वहाँ पे, सिर्फ वो नहीं है, ये भी चक्षु के द्वारा ही देखा जा रहा है, तो ये विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष हो गया। अब हमने यहाँ पे कान देखे, आकाश तो इन सब में है ही, तो हम सिर्फ उसके आगे वाली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, शब्द उसका समवायी सन्निकर्ष हो गया। अब शब्दत्व जाति उसका संवेद समवायी सन्निकर्ष हो गया। अब ज्ञान उत्पत्ति के 13 कारण बताए गए हैं, त्रयोदश कारण कहते हैं। ज्ञान उत्पत्ति के साधन को कारण कहा जाता है। ये 13 कारण होते हैं। कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये हमारी 5 इंद्रियां हो गई, मतलब वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिया। महान मतलब बुद्धि तत्व जो होता है। अहंकार मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कि ये ज्ञान मुझे हो रहा है। ठीक है, मन तो मन है। त्रयोदश कारण में कर्म इंद्रियों को का कार्य अपने अपने विषयों का आहरण करना है। मन, बुद्धि और अहंकार का कार्य शरीर को धारण करना है, तथा ज्ञान इंद्रिय का कार्य अपने अपने विषयों को प्रकाशित करना है। यहाँ पे तीनों का बता दिया कि जो कर्म इंद्रिय हैं वो अपने अपने कार्य को करती हैं, उससे हमें ज्ञान होता है। मन, बुद्धि, अहंकार ये इन सब ज्ञान को रिसीव करती है और शरीर को धारण करती है, जिसके थ्रू हमें ज्ञान हो पा रहा है। और जो ज्ञान इंद्रियां वो अपने अपने विषयों का ज्ञान करवाती हैं। ठीक है, चरक संहिता ने द्वादश कारण माने हैं, मन, बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। उन्होंने अहंकार को अलग से नहीं माना है। 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों को बाह्य कारण कहते हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार को अंत कारण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अंत कारण की डोमिनेंस क्या है? बाह्य कारण से अंत कारण प्रधान है। अंत कारण की प्रधानता निम्न बातों से सिद्ध की जाती है। बाह्य कारण स्वतंत्र रूप से अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते, वो भी इनके ऊपर इंडिपेंडेंट है, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की सहायता की आवश्यकता है, अंततः स्वतंत्र रूप से उनका कार्य करते हैं। मन जो अपने आप में भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, इसलिए वो इनसे सुपीरियर है, बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं है। बाह्य इंद्रिय केवल वर्तमान का ज्ञान ही प्राप्त कर सकती हैं,
अंतःकरण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का वो ग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका ये ज्ञान कर सकती है। मन को तो पहले का भी पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। संकल्प, अध्य क्या अध्यास्य और अभिमान क्रमांश मन बुद्धि और अहंकार की वृत्ति होने से ही अंतःकरण प्रधान होते हैं। ठीक है, अगर वो मन ही उन इंद्रियों में लगे तब जाके तो वो कुछ रिसीव कर पाएंगे, इसलिए अंतःकरण को प्रधान माना गया। कि ये वाला हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया। बाय।